बबलू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे क्या? क्या तुम मेरे साथ 7 जन्मों की कसम खाओगे क्या? हे बबलू, क्या तुम मेरे साथ ये वादा करते हो कि अपनी चिता को लाश, अपनी चिता को लाश नहीं, अपनी चिता को आग रे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का CSEET लीगल एप्टीट्यूड मतलब लॉ की इस क्लास में, जहां पे हमारा टारगेट है 20 डेज प्लेज में पूरे की पूरे CSEET के लॉ और एनवायरनमेंट के सिलेबस को हम लोगों को यहां पर कवर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो टॉपिक है, यह टॉपिक तुम्हारे CSEET में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सबसे बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करने वाले टॉपिक, बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करने वाले कॉन्सेप्ट्स को मैं तुम लोगों के साथ में आज यहां पर कवर करने वाला हूं। नाउ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीमेंट कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। देखो जो प्रीवियस लेक्चर था वहां पर तुम लोगों ने सीखा था कि एक पार्टी होती है ऑफरर, दूसरी पार्टी होती है ऑफरी। ऑफरर ऑफरी को ऑफर देता है और ऑफरी ऑफरर के ऑफर को एक्सेप्ट करता है, और जैसे ही ऑफरी ऑफरर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। पर व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट भाई, जो स्टेप नंबर 1 में जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट में 2 बेसिक अजम्पशंस होते हैं। सर 2 बेसिक अजम्पशंस क्या होते हैं? अजम्पशन नंबर 1, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, मतलब एक होना चाहिए ऑफरर और दूसरा होना चाहिए ऑफरी, एंड दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन होना चाहिए, दोनों अलग अलग इंसान होना चाहिए। कोई एक ही इंसान खुद अपने आप को अपने आप से ऑफर नहीं दे सकता है, और यदि ऑफर दिया भी है तो खुद अपने आप से उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर एक लैटिन वर्ड आएगा और वो लैटिन वर्ड होता है तुम लोगों के लिए कंसाइसेस एट इडम। कौन सा वर्ड होता है? कंसाइसेस एट इडम। और इस कंसाइसेस एट इडम का मतलब क्या? कंसाइसेस एट इडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड एट सेम टाइम एट सेम सेंस। इट मींस व्हाट? ऑफरर जो ऑफर दे रहा है सामने वाली पार्टी ऑफरी को भी ऑफरर के उस ऑफर को उसी सेंस में एक्सेप्ट करना है जिस सेंस में वो क्या कर रहा है, वहां पर उस पर्टिकुलर बंदे को ऑफर दे रहा है। तो ये जो 2 बेसिक अजम्पशन है, दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है जो तुम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोग बात करेंगे एग्रीमेंट की तो 2 अजम्पशन बाय डिफॉल्ट है। अजम्पशन नंबर 1 कि देयर शुड बी प्लूरलिटी ऑफ पर्सन, मतलब देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, एंड नंबर 2 वहां पर हम लोगों ने बोला लैटिन वर्ड यूज किया है दैट इज कंसाइसेस एट इडम। इट मींस व्हाट? मीटिंग ऑफ माइंड एट सेम टाइम इन सेम सेंस। तो फटाफट से हमारे स्टडी मटेरियल में एक फोटो दिया हुआ है, उस फोटो से सारी चीजें हम लोगों को क्लियर हो जाती है। डायरेक्टली हम लोग हमारे स्टडी मटेरियल की इस फोटो को यहां पर यूज करते हैं। ये देखिए साहब, इस फोटो में क्या बोला गया है? सबसे पहला एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में प्लूरलिटी ऑफ पर्सन एंड कंसाइसेस एट इडम, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है किसी भी एग्रीमेंट के। एंड यहां पर भी इन्होंने क्या बोला है? प्लूरलिटी ऑफ पर्सन मींस व्हाट? देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन, मतलब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट टू मिनिमम कंडीशन 2 तो होना ही चाहिए। नंबर नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने? कंसाइसेस एट इडम, और कंसाइसेस एट इडम का मतलब क्या? मीटिंग ऑफ माइंड एट सेम टाइम इन सेम सेंस। सर ये इसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर दो, आप क्या कहना चाहते हो? सुनिएगा भाई, मेरे पास में एक कार है और मैं अपनी ये कार, चूंकि ये पुरानी हो चुकी है, मुझे नई कार लेनी है, इसीलिए मैंने ना बाबा जी को ऑफर दिया कि हे बाबा जी, क्या तुम मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदना चाहोगे क्या? यहां पर मैंने ऑफरर को ऑफर दिया है किस चीज का? मतलब ऑफरर मैं हुआ, जिसको मैंने ऑफर दिया मतलब बाबा जी कौन हुए? ऑफरी। मैंने उनको ऑफर दिया है कि हे बाबा जी तुम मेरी कार 5 लाख में खरीद लोगे क्या? तो यहां पे मेरा ऑब्लिगेशन क्या है? कार डिलीवर करना। वहां पे बाबा जी का राइट क्या है? उस कार को रिसीव करना। यहां पे मेरा राइट क्या है? 5 लाख रुपए रिसीव करना। वहां पे बाबा जी का ऑब्लिगेशन क्या है? 5 लाख रुपए पे करना। तो भाई सिंपल सी बात है, यहां मैं कार सेल करना चाहता हूं 5 लाख में, और वहां बाबा जी कार बाय करना चाहते हैं 5 लाख में। इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई दोनों के जो इंटेंशन है वो क्या होने चाहिए? मीट आउट होने चाहिए। दैट्स इट। इसके अलावा एग्रीमेंट में और कोई भी दूसरी भसड़ हमको नहीं पढ़ने का है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, देखिए आप अपनी स्क्रीन पे, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो तुम्हारी स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। उस टॉपिक का नाम क्या है? रूल गवर्निंग ऑफर। ओके, अब समझना है रूल गवर्निंग ऑफर का मतलब क्या। भाई जब भी ऑफरर ऑफरी को ऑफर देगा तो ऑफर देने वाले को भी और ऑफर लेने वाले को भी कुछ पर्टिकुलर बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो
ऑफर जो है वो एक्सप्रेस होना चाहिए। एक्सप्रेस मीन्स व्हाट, कि जो है ना कम्युनिकेटेड होना चाहिए। जिस भी पर्टिकुलर इंसान को तुम लोग ऑफर देना चाहते हो उस पर्टिकुलर इंसान को तुम लोग कम्युनिकेट कर दो। यदि तुम्हारा ऑफर कौन सा स्पेसिफिक ऑफर है, यदि तुम्हारा ऑफर पब्लिक एट लार्ज को है भाई, तो यू हैव टू कम्युनिकेट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, या तो इन वर्ड्स भी हो सकता है या फिर रिटर्न पेपर के थ्रू भी हो सकता है। ऐसा मत बोलना कि यू हैव टू कम्युनिकेट मतलब पब्लिक के सामने जाके बोलना ही पड़ेगा। अब समझना यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है। पहला, ऑफर जो है ना वो डेफिनाइट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, ऑफरर जिस इंसान को ऑफर देना चाहता है और यदि वो इंसान स्पेसिफिक है, सर्टेन है, तो भाई वो सर्टेन व्यक्ति को ही क्या करना है, आपको ऑफर देना है। नंबर 3, किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन या किसी भी टाइप की कोई भी कंडीशंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो काउंटर ऑफर में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने काउंटर ऑफर के बारे में डिस्कशन किया था। यदि मैं बात करूं ऑफरी के एंगल से, तो भाई ऑफरी के एंगल से ऑफरर ने जिस सेंस में ऑफर दिया है उसी सेंस में क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। नंबर नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे ऑफरी ने बोला है कि भाई जब भी ऑफरी ऑफरर के ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तो उस ऑफरर के ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले यदि वहां पर कोई प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट मेंशन्ड है तो ऑफरी को वो ऑफर जो है उस पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड दिस इज कॉल्ड रूल गवर्निंग ऑफर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूल्स गवर्निंग ऑफर। नेक्स्ट जो टॉपिक नंबर 3 तुम लोग तुम्हारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज का जो टॉपिक नंबर 3 हम लोग डिस्कस करने वाले वो है रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस। देखो भाई रूल गवर्निंग एक्सेप्टेंस जो है ना, यहां पर हम लोगों को बहुत डिटेल में बातें करनी पड़ेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यहां पर ना बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आई डोंट नो व्हाई, व्हाई क्या होता है, व्हाई आई डोंट नो वाई, बट बच्चों को सबसे ज्यादा यहां पर कंफ्यूजन क्यों आता है। चलो पहले हम लोग बेसिक पॉइंट्स की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे यहां पर कि रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस। अब एक बात बताओ भाइयों, एक्सेप्टेंस कौन देगा? भाई एक्सेप्टेंस वो इंसान देगा जिस इंसान को ऑफरर ने ऑफर दिया है। मतलब सिंपल सी बात है भाई, एक्सेप्टेंस कौन देगा? ऑफरी। ऑफरी मतलब वो इंसान जिसके सामने किसी ने ऑफर पुट किया है और अब वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। यदि एक्सेप्ट कर लिया तो एग्रीमेंट बन जाएगा, और यदि वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओके, आराम से समझना तुम लोग, ठीक है? पूरा स्टडी मटेरियल से गो थ्रू कराऊंगा, बिकॉज लॉ में स्टडी मटेरियल की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और किस लाइन से क्या क्वेश्चंस आ सकता है वो भी अभी अपन लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यारो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज रूल गवर्निंग एक्सेप्टेंस। पहला भाई, यदि ऑफरर ने ऑफर देते समय मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस यदि प्रिस्क्राइब करके रखा है ना कि भाई या तो फोन करके बोलना, या फिर लेटर लिख के देना, या फिर ईमेल करके देना, या फिर एनी अदर मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस, जो भी मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस बता के रखा है, ऑफरी को एक्सेप्टेंस उसी पर्टिकुलर मोड में देना है। नंबर 1। नंबर 2, जो यदि कोई भी कंडीशन से उस कंडीशंस को यदि फुलफिल करना है तो भाई ऑफरी जो है वो पर्टिकुलर उस कंडीशंस को फुलफिल कर देगा। नंबर 3, सर बोले यदि कोई मोड प्रिस्क्राइब नहीं है तो फिर किस मोड को जनरली वो अडॉप्ट करेगा? तो जहां पर यदि एक्सेप्टेंस का कोई मोड प्रिस्क्राइब नहीं है तो भाई सबसे बेस्ट मोड है इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब आप ईमेल कर दो उसको, या फोन लगा के बोल दो, या फिर एक रिटर्न पेपर लिख के दे दो। एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द सिचुएशंस आप लोग क्या कर सकते हो, वहां पर मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऑफरर जो है ना, ऑफरर मतलब जिस इंसान ने क्या दिया था ऑफर, वो किसी भी समय अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है, मतलब वापस ले सकता है, अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो ऑफरर का ऑफर जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो समझ लेना यहां पर ऑफरर के पास अभी भी एक राइट है कि जब तक ऑफरी ने उस ऑफरर के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है तब तक ऑफरर जो है वो क्या कर सकता है, अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। नेक्स्ट जो बात आती है वो बात आती है भाई एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट की। और एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट के साथ साथ मैं एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा इसी पर्टिकुलर टॉपिक में, जिसका नाम है मेयर साइलेंस इज द पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये दो अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक को मैं तुम्हारे साथ में डिस्कस करता हूं। आराम से, इत्मीनान से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात यदि मैं करूं, बहुत बढ़िया, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात यदि मैं करूं तो भाई हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट।
अब सुनना, ऑफरर ने ऑफर पुट किया है ऑफरी के सामने और ऑफरी उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता है और एक्सेप्टेंस कैसे होने वाली है, बाय पोस्ट होने वाली है। तो सुन लेना, डायरेक्टली मैं कंक्लूजन, डायरेक्टली मैं क्रक्स बताने वाला हूं एंड पूरी इंडिया का बच्चा यहां पे कंफ्यूज रहता है, तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं होने का है। जब भी ऑफरी, सुनना, ऑफरी मतलब जो ऑफरर के ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, एक ऐसा इंसान जिसके सामने कुछ करने या ना करने का प्रपोजल आया है, यदि वो एक्सेप्ट करेगा तो वो सामने वाले व्यक्ति के प्रपोजल से एग्री करता है, यदि वो रिजेक्ट करेगा तो वो सामने वाले व्यक्ति के प्रपोजल से एग्री नहीं करता है, मतलब उसने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। इत्मीनान से, शांत दिमाग से हम लोग सोचेंगे, यदि एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट है, मतलब ऑफरी को अपनी एक्सेप्टेंस कैसे करना है, बाय पोस्ट के थ्रू एक्सेप्ट करना है, मतलब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन बाय पोस्ट करना है। तो मान लेते हैं कि ऑफरी ने, हम लोग डेट नहीं खेलेंगे, हम लोग आज और 2 दिन बाद की बात करेंगे, हम लोग डेट से नहीं खेलेंगे। ऑफरी ने अपनी एक्सेप्टेंस आज पोस्ट कर दी है, आज ऑफरी ने अपनी एक्सेप्टेंस कब पोस्ट करी है, आज पोस्ट करी है। तो ये ऑफरर के लिए कब कम्युनिकेट मानी जाएगी और ऑफरी के लिए कब कम्युनिकेट मानी जाएगी, इस दोनों डेट पे हमको बात करना है। एंड ये ही इस पूरे एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट के कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है भाई, कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होगी फॉर ऑफरी, मतलब जिसने ऑफर को एक्सेप्ट किया, एंड फॉर ऑफरर जिसने क्या किया था, ऑफर दिया था। तो इन दोनों लोगों के लिए जो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है ना, वो अलग अलग होती है। कैसे, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, एकदम स्पष्ट सरल शब्दों में तुम्हारे सामने बताऊंगा। भाई ऑफरी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है बाय पोस्ट, और वो लेटर कब पोस्ट किया, आज पोस्ट किया। तो यदि मैं ऑफरर के एंगल से बात करूं ना, तो एक्सेप्टेंस आज ही कम्युनिकेट हो गई है। कब हो गई एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट, आज ही हो गई है, मतलब जिस दिन उसने जैसे ही लेटर पोस्ट किया वैसे क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाएगी। बट यदि मैं ऑफरी की, जिसने खुद ने अपनी एक्सेप्टेंस दी है, यदि उसके एंगल से बात करूं ना, तो उसके लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होगी आपको पता है, जब वो लेटर किसके पास पहुंच जाएगा, ऑफरर के पास पहुंच जाएगा। देखो अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन नहीं किया है मैंने, मैं केवल और केवल तुम लोगों को इतना बोल रहा हूं भाई कि ऑफरर के लिए वो एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हो जाएगी, वो एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, जैसे ही लेटर पोस्ट हुआ वैसे ही। लेकिन ऑफरी के लिए कब, जब तक वो ऑफरर के पास नहीं पहुंच जाती है तब तक उसके लिए एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेटेड नहीं होती है। सर ऐसा दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों है, सुनो अब बात। यहां पे लॉ का रियल प्रोविजन एप्लीकेबल होता है भाई। ऑफरर के लिए तो यदि लाइफ में सब कुछ सही रहा, यदि ऑफरी ने फर्दर अपने ऑफर को कैंसिल नहीं किया, मतलब ऑफरर के ऑफर को कैंसिल नहीं किया, अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल नहीं किया, तो भाई ऑफरर के लिए तो एक्सेप्टेंस उसी दिन से मानी जाएगी जिस दिन क्या किया था, ऑफरी ने लेटर पोस्ट किया था। लेकिन ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस जो है ना, वो डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ लेटर नहीं है, डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है। उसके लिए जो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है वो क्या मानी जाएगी, जिस दिन वो एक्सेप्टेंस किसके पास पहुंच जाती है, ऑफरर के पास पहुंच जाती है। सर ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफरी हैज राइट टू रिवोक हिज एक्सेप्टेंस। ऑफरी जो है वो क्या कर सकता है, उसकी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। कब तक, जब तक उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो उस इंसान के पास नहीं पहुंच जाए जिस इंसान ने उसको क्या दिया था, ऑफर दिया था। तो देखो समझो, केस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन एग्जाम में समझ नहीं आता है हम लोगों को, मॉड्यूल में लिखी हुई लाइन हमको समझ में नहीं आती है, या तुमने जहां से भी पढ़ा होगा स्टिल वहां पर भी बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे बेटा। इसीलिए तुम लोगों को ना ये एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा। क्या है एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, समझ लो भाई। ऑफरर के लिए कब, जब सब कुछ सही है लाइफ में, किसी ने कोई रिवोकेशन वगैरह नहीं किया है अपनी एक्सेप्टेंस का, तो भाई जो डेट थी पोस्ट करने की एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी, वही डेट क्या मानी जाएगी, ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। लेकिन ऑफरी के लिए कब मानी जाएगी भाई, जब तक वो ऑफरर के पास नहीं पहुंच जाता है तब तक उसकी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। क्यों ऐसा, बिकॉज ऑफरी हैज राइट कि जब तक वो कम्युनिकेट नहीं हो जाता है, जब तक वो ऑफरर के पास नहीं पहुंच जाता है, तब तक वो उसको रिवोक कर सकता है। एज मच एज सिंपल, इतना सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से लास्ट टाइम फटाफट से, मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है तुम लोगों का, लेकिन फिर भी समझ लो। ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेटेड मानी जाएगी, जैसे ही ऑफरी ने लेटर पोस्ट किया। लेकिन ऑफरी के लिए कब कम्युनिकेट मानी जाएगी, जब तक वो ऑफरर के पास ना पहुंच जाए तब तक उसके लिए एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेटेड नहीं होती है, तब तक उसके लिए एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। सर इस बीच में क्या हो सकता है, इस बीच में ऑफरी जो है उस लेटर को रिवोक भी कर सकता है, ऑफरर को फोन लगा के भी बोल सकता है कि भैया मैंने जो एक्सेप्टेंस आपको दी है वो होशो हवास में नहीं दी है, उस समय मैं पूरे होश में नहीं था, उस समय मैंने कुछ भांग खा के रखी थी, इसीलिए मैंने आपको एक्सेप्टेंस दे दी है, प्लीज आप मेरे उस लेटर को जब तुमको मिले तो उसको फाड़ के फेंक देना।
क्या ये एक्सेप्टेंस रिवोक मानी जाएगी? एब्सोल्युटली मानी जाएगी। व्हाई? बिकॉज अभी तक वो एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफरर के पास नहीं पहुंची है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है भाई अपने पास में, मेयर साइलेंस इज द पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। कब चुप रहना बोलने के समान माना जाएगा और कब चुप रहना ही माना जाएगा, उसको बोलने के समान नहीं मानेंगे। सिंपल सी बात है भाई, कब चुप रहना अपने आप में एक एग्रीमेंट माना जाएगा और कब चुप रहना कभी भी एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। देखो इंग्लिश में बोल के बताता हूं यार कि मेयर साइलेंस इज द पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब जहां पर चुप रहना ही बोलने के समान है, इज नोन एज मेयर साइलेंस इज द पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। एंड सेकंड पॉइंट आता है कि मेयर साइलेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब जहां पर बोलना जरूरी था वहां आप चुप हो तो भाई वहां पर कोई भी एक्सेप्टेंस वगैरह नहीं आएगी। आप समझना इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जहां पर यदि ऑफरर ने आपको कोई ऑफर दिया है और उसके ऑफर पे आपको रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, यदि आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे भाई तब तक वो वैलिड एग्रीमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। और वहां पे ऑफरर ने क्लियरली मेंशन कर दिया था भाई कि ये जिस भी पर्टिकुलर बंदे को ये ऑफर दे रहा है, जो भी इसका ऑफरी है, उस ऑफरी को क्या करना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यदि एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उस पर अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी। जब तक वो अपनी कंसेंट नहीं देगा तब तक ये ऑफर जो है ये वैलिडली एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। तो जब इतनी सारी भसड़ लिख दी है, इतनी सारी बातें लिख दी है, और यदि वहां पर ऑफरी चुप है, बैठा हुआ है ऐसे, बैठा हुआ है ऐसे, बैठा हुआ है ऐसे, या बैठा हुआ है ऐसे, तो भाई उस केस में उस नालायक को बोलना कि तू जिंदगी भी ऐसे ही बिता, अब तेरा कुछ नहीं होना इस लाइफ में। व्हाई? बिकॉज यहां पर मेयर साइलेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। व्हाई? बिकॉज यहां पर बोलना जरूरी था, जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक वो ऑफर जो है वो एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन ऑन अदर हैंड ऑफरर ने जब भी ऑफर दिया ऑफरी को, तो ऑफरी को यह बोल दिया था कि यदि तुम इस मेरे ऑफर से खुश नहीं हो, नाखुश हो, तो तुम अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हो, लेकिन यदि तुमने कुछ नहीं बोला तो हम लोग ये मान लेंगे कि आपने हमारे ऑफर को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है भाई, ऐसा होता है ना। देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं भाई, कि मान लीजिए कि आपकी गली में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मुन्नी। मुन्नी के सामने हमारी ही गली के बबलू ने एक ऑफर दे दिया कि हे मुन्नी, मैं तुझसे डैश डैश करता हूं और यदि तूने मेरी बात नहीं सुनी या तूने मुझे 7 दिनों के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं दिया तो मैं ये मान लूंगा मुन्नी कि तूने मेरी बात मान ली है। ऐसा एक ओपन लेटर लिख के दे दिया भाई मुन्नी को। मुन्नी ने 7 दिनों तक कोई भी रिप्लाई नहीं किया, तो वहां पर ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा भाई कि मेयर साइलेंस इज द पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। कभी कभी चुप रहना भी बोलने के समान होता है दोस्तों। तो उस केस में वहां पर मेयर साइलेंस इज द पार्ट ऑफ क्या बन जाएगा, आपका एक्सेप्टेंस बन जाएगा। ओके, तो देखो फटाफट से जो एक्सेप्टेंस के हमारे 2 कॉन्सेप्ट थे, वो दोनों कॉन्सेप्ट अपन लोगों ने यहां पर कवर करने की कोशिश की है। सबसे इंपॉर्टेंट था कि एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, तो वहां पर ऑफरर के लिए कब, जैसे ही पोस्ट किया, ऑफरी के लिए कब, जब तक वो कम्युनिकेट नहीं हो जाता है तब तक वो एक्सेप्टेंस जो है वो प्रॉपरली डन नहीं होती है। फिर जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है कि मेयर साइलेंस इज द पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड व्हेन मेयर साइलेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब जब चुप रहना ही बोलने के समान है वहां पर मेयर साइलेंस इज द पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, लेकिन जहां पर चुप रहना बोलने के समान नहीं है तो वहां पर मेयर साइलेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। बोलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर, एब्सोल्युटली हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं। चलो, जितना अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है ना, एक बार हमारे सुप्रीमो, हमारे भगवान समान, हमारे भगवान तुल्य इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से एक बार गो थ्रू कर लेते। तो देखिए दोस्तों, तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले रूल गवर्निंग ऑफर। कौन कौन से ऐसे रूल है जो ऑफर को गवर्न करते हैं? यहां पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है भाइयों कि क्लियर होना चाहिए, डेफिनाइट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने बोला है कि ऑफर जो है वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है कि ऑफर जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, और एक्सप्रेस का मतलब क्या, या तो बोल के भी हो सकता है, लिख के भी हो सकता है। एज आई टेल यू अर्लियर, एज आई टेल यू नहीं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर होता है। हाँ, कट करना इस लाइन को, कोई बात नहीं। बाकी 1 नंबर रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही? तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर भाई कि जो कम्युनिकेशन है वो एक्सप्रेस होता है, और एक्सप्रेस का मतलब क्या, ओरल भी हो सकता है और वर्ड्स में भी हो सकता है। ओके, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैंने तुम लोगों को बोला है ना, कसम से बोल रहा हूं भाई, रात भर जाग के, ये देखो मेरी आंखों में देखो सच्चाई, रात भर जाग के भाई पूरा स्टडी मटेरियल याद करके आया हूं। व्हाई? जस्ट बिकॉज कि तुम लोगों को इस प्लेज वाली सीरीज में स्पीड से फटाफट से पूरे के पूरे लेक्चर्स कवर कर पाऊं, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स कवर करना है और कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए जबरदस्त लेवल से अपन लोग यहां पर एक एक चीजों को डिस्कस करने वाले हैं।
आगे देखो इन्होंने क्या बोला है, द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर, या तो जनरल भी हो सकता है या स्पेसिफिक भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है भाई कि तुम लोग पब्लिक एट लार्ज को देना चाहते हो या किसी पर्टिकुलर पर्सन को देना चाहते हो। वो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल लिया था ना मुन्नी का, कि मुन्नी ने बोला कि भाई भेजो अपने बायोडेटा भेजो, मैं शादी करना चाहती हूँ, भेजो भेजो भेजो। या फिर मुन्नी बबलू के सामने बोलती है, हे बबलू क्या तुम मुझसे शादी करोगे क्या, क्या तुम मेरे साथ 7 जन्मों की कसम खाओगे क्या, हे बबलू क्या तुम मेरे साथ ये वादा करते हो कि अपनी चिता को लाश, अपनी चिता, अरे अपनी चिता को लाश नहीं, अपनी चिता को आग रे। मुन्नी ने बबलू को ऑफर दिया, अपफ्रंट ऑफर दिया, डायरेक्ट ऑफर दिया कि हे बबलू क्या तुम्हारी और मेरी चिता को आग लगाने का जो हक है, क्या वो हमारी फ्यूचर जनरेशन मतलब हमारी संतान को देना चाहोगे क्या। क्या गजब प्रपोजल दिया भाई, देखो नाम भले ही मुन्नी था लेकिन प्रपोजल कोई एलिजाबेथ से कम नहीं था उसका। तो यदि इस टाइप का कोई ऑफर दिया है तो इस ऑफर को हम लोग कौन सा ऑफर बोलते हैं, यहां पर स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं। नाउ आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था रूल गवर्निंग एक्सेप्टेंस। चलिए उस रूल गवर्निंग एक्सेप्टेंस को भी यहां पर फटाफट से कवर करते हैं। ओ माय गॉड, देखिए रूल गवर्निंग एक्सेप्टेंस क्या है। पहला, एक्सेप्टेंस में भी कैसी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी हो सकती है। यदि कोई पर्टिकुलर मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस है तो उसी पर्टिकुलर मोड में हमको क्या करना है, एक्सेप्टेंस देना है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड मतलब उसके ऊपर कोई भी किसी भी टाइप की कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। फिर यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि यदि कोई कंडीशनल एक्सेप्टेंस है तो वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानी जाती है, वैलिड ऑफर नहीं माना जाता है। फिर वो कौन सा ऑफर माना जाता है, यहां पर कंडीशनल एक्सेप्टेंस, इट मे बी रीजन फॉर काउंटर ऑफर एज आई डिस्कस्ड अर्लियर। फिर उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तुम लोगों का मेयर साइलेंस। मेयर साइलेंस, मेयर साइलेंस इज द पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया है। एंड यहां पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को आप लिख लेना, एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट। और ये एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट को हम लोग पूरी तरीके से प्रॉपरली डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब हम लोग चलेंगे हमारी मेन स्क्रीन पे, जहां पे हम लोग देखेंगे कि आज का और जो नेक्स्ट 4th नंबर का टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है। यस, नेक्स्ट जो टॉपिक जो हमको डिस्कस करना है उस टॉपिक का नाम है भाई एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एग्रीमेंट हो चुका है लेकिन जब तक आप ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं करोगे, जब तक आप इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं करोगे और जब तक इस यस दोस्तों, तो जो 4th इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर ये एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, कि भाई जब तक कोई भी एग्रीमेंट ये एसेंशियल एलिमेंट के सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, मार्क माय वर्ड, मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, सारे के सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तब तक वो एग्रीमेंट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। मतलब इक्वेशन नंबर 1 ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, इक्वेशन नंबर 2 एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने में, सपने से हकीकत में जाने के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स। और ये एसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे हैं, यदि इनमें से एक भी एसेंशियल एलिमेंट ब्रेक हो जाता है तो भाई आपका वो जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड। इनफैक्ट वॉइड नहीं, वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। तो सुनो मेरे यारो, यदि सपनों को हकीकत में बदलना है, यदि सपनों को हकीकत में बदलना है तो तुम्हें जोर शोर से मेहनत करनी पड़ेगी और जो भी सेक्शन नंबर 10 की रिक्वायरमेंट है दैट इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को भी फुलफिल करना पड़ेगा। यदि उनमें से एक भी कंडीशंस ब्रेक हो जाती है तो भाई फिर उस केस में आपका वो जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा, आपके दिल के अरमा आंसुओं में बह जाएंगे, वो कभी भी हकीकत या रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन कौन सा होता है, सेक्शन नंबर 10। एंड सेक्शन नंबर 10 का नाम क्या है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फटाफट से हम लोग हमारे स्टडी मटेरियल पे जाएंगे एंड वहां पर देखेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बातें इन्होंने बोली गई है। तो ये देखिए दोस्तों, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 10। और इस सेक्शन नंबर 10 में जो जो पॉइंट्स मेंशन है उन सारे पॉइंट्स को मैं यहां पर तुम लोगों के सामने एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूं। सबसे फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला है भाई, कि जो भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो रही है वहां पर क्या होना चाहिए, कंसाइसेस एट इडम। एंड कंसाइसेस एट इडम का मतलब क्या है, मीटिंग ऑफ माइंड एट सेम टाइम इन सेम सेंस। इनके बीच में किसी भी टाइप की कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। सेकंड,
इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। जब भी ऑफरर ऑफरी को ऑफर दे रहा है और जब भी ऑफरर और ऑफरी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट का जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशन क्रिएट करने का होना चाहिए, किसी भी टाइप का कोई इलीगल या अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक मोरालिटी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, द एग्रीमेंट इज सपोर्टेड बाय अ लॉफुल कंसिडरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग अभी यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि विदाउट कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। यदि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी एग्रीमेंट में कोई कंसिडरेशन नहीं है तो फिर भाई वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा। इसीलिए एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए देयर इज अ कंसिडरेशन। इनफैक्ट आई हैव टू से कि देयर इज ऑलवेज बी अ कंसिडरेशन। उसके बिना कभी भी तुम्हारा जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुम लोगों को 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जहां पर मैं बात करूंगा कि वो लॉ ही क्या जिसमें एक्सेप्शंस ना हो, मतलब विदाउट कंसिडरेशन भी तुम्हारा वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो बात करेंगे अपन लोग 5 एक्सेप्शन से उसके, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वो लॉ ही क्या जिसमें एक्सेप्शंस ना हो। नेक्स्ट, द पार्टीज आर द कॉन्ट्रैक्ट आर लीगली केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। मतलब सिंपली मैं यहां पर लिख दूंगा बेटा सेक्शन नंबर 11, और ये सेक्शन नंबर 11 क्या है इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। दैट इज योर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। किसकी बात करता है यहां पर सेक्शन नंबर 11? कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। कि भाई जब भी ऑफरर और ऑफरी दोनों पार्टी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो रहे हैं तो उनके अंदर होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। यदि उनके अंदर एक कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है तो भाई फिर यदि कोई इन एलिजिबल पार्टी के साथ तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो रहे हो तो वो एग्रीमेंट ही वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है। फिर उसके बाद में क्या बोलता है? जेन्युइन कंसेंट बिटवीन द पार्टीज। और ये जो जेन्युइन कंसेंट बिटवीन द पार्टीज बोला है ना, इट मींस व्हाट भाई कि पार्टीज के बीच में म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, वही कंसाइसेस एट इडम वाली बात। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इज लीगल नॉट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। एंड यहां पे आएगा सेक्शन नंबर 23 जिसकी डिटेल में मैं तुम लोगों से डिस्कशंस करूंगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सर्टेन। भाई टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सर्टेन होनी चाहिए। मैं तो तुमको ये ऑफर में भी बोलते आया हूं, ये तो मैंने तुमको एक्सेप्टेंस में भी बोला है, एंड अब भी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट के समय भी बोल रहा हूं भाई कि जिस चीज के लिए एग्रीमेंट किया है और जिसको तुम लोग फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो वो क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, आइडेंटिफाइड होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। एंड नेक्स्ट एन एग्रीमेंट इज केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। यस माय डियर फ्रेंड्स, मतलब पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म होना चाहिए। देखो पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म कैसे होना चाहिए भाई? जो भी ऑफरर ऑफरी को ऑफर दे रहा है और जो भी ऑफरी ऑफरर के ऑफर पे एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो दोनों ही केस में क्या होना चाहिए भाई? परफॉर्म करने लायक एक्ट होना चाहिए। यदि मान लीजिए बबलू ने जोश जोश में आके मुन्नी को ये ऑफर दे दिया कि हे मुन्नी बस आज की शाम तू एक बार हाँ कर दे, मेरे साथ 7 जन्म बिताने की कसम खा ले मुन्नी, मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा। जैसे ही बबलू ने ये ऑफर दिया ना मुन्नी को, मैं वहीं खड़ा था, मैंने बोला दिस इज इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म। तो वो बबलू मुझसे आर्ग्यूमेंट करने लगा, बोले भाई तुझे नहीं पता, आई हैव दैट मच पावर, तुझे नहीं पता कि प्यार में कितनी ताकत होती है, प्यार में लोग क्या क्या नहीं कर जाते, मैं तो केवल और केवल आसमान से चांद सितारे तोड़ने की बात कर रहा हूं। तो मैंने उस बबलू को समझाया, मैंने बोला देख बबलू बेटा, तेरी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है, मैंने भी घाट घाट का पानी पिया हुआ है, ठीक है, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, ओके। मैंने भी घाट घाट का पानी पिया हुआ है बबलू, और ये जो सब तू बातें कर रहा है ना, दिस इज एब्सोल्युटली वेग। और बबलू देख, मैं तेरे से ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा, आई डोंट हैव दैट मच टाइम, मेरे 20 डेज प्लेट चल रहे हैं, मैं तेरे से ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता हूं भाई। लेकिन सुन ले बबलू, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी इस बात को मानती है, इसीलिए देख सॉन्ग भी कंडीशनल बना हुआ है। तो बबलू को मैंने जैसे ही ये बोला कि एक कंडीशनल सॉन्ग बना हुआ है, बबलू इज लाइक टोटली ब्लैंक। वो बोले भैया बताओ कौन सा सॉन्ग है, और फिर मैंने उसको वो सॉन्ग गा के बताया। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। देखो क्या कंडीशन लगा दी, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, जा सकते हैं क्या? नहीं। वाई? बिकॉज इट इज इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म। तो भाई वहां पे कलाकार ने अपनी कला का प्रदर्शन करते समय ही ये दिखा दिया कि बोले अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। बट चूंकि मेरे आसमां तक हाथ जा ही नहीं सकते, तो मैं तेरे कदमों में चांद सितारे बिछा ही नहीं सकता हूं। करना हो तो ऐसे ही हाँ कर, वरना यहां से निकल। समझो ना तुम लोग, प्रैक्टिकली समझो। तो यदि तुम इस टाइप की कोई इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म वाली कंडीशन इंपोज कर रहे हो भाई, तो वो जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट इनिशियली स्टार्टिंग से ही
एब इनिशियो ही क्या है, वो वॉइड है। ओके, सो दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशंस और यहीं से पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आगे चलता है। लेकिन यदि कोई एग्रीमेंट ये 5, 7, 8, 10 कंडीशंस को ही सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, ये 5, 7, 8 एलिमेंट्स को ही मीट आउट नहीं कर पाया भाई, तो फिर उस केस में तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा, वो कभी भी हकीकत में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो इस तरीके से हमारा ये जो एलिमेंट्स मतलब एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाला जो टॉपिक था, इस टॉपिक को भी हम लोगों ने फुल फ्लेजेड कवर किया, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं, पहले नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक कौन सा है। तो जो लास्ट टॉपिक अब हम लोगों के सामने आता है वो टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन। ओ माय गॉड सर, आज के समय में मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो टेलीफोन पे ही होते हैं। लेकिन टेलीफोन पे तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने की बारी आई तब पार्टी ने वहां पर धोखाधड़ी करना स्टार्ट कर दी, या मना करना स्टार्ट कर दिया, या अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने से ही मना कर दिया। तो भाई उस केस में क्या, बिकॉज वहां पर कोई एविडेंस तो है ही नहीं। वाई? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन था, कोई पेपर साइन नहीं हुए, कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है। तो भाई बोले अब क्या करें, क्या कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन नहीं कर सकते हैं क्या? यहां पर लॉ मेकर ने आजकल की वक्त की नजाकत को ध्यान में रखते हुए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और उन्होंने बोला कि भाई आप कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट ओवर द टेलीफोन भी, लेकिन जब जब आप कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन करोगे उस समय आपको एक वैलिड एविडेंटरी प्रूफ रखना पड़ेगा, लाइक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग यदि आपके पास में है, और उस रिकॉर्डिंग से यदि आप प्रूफ कर दो कि हाँ भाई आप लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और यदि कोई यदि ये पार्टी प्रूव कर दे कि भाई दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेकिन एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर रही है, तो फिर उस केस में उस ऑडियो वीडियो क्लिप के थ्रू हम लोग उसको एज एन साक्षी, एज एन एविडेंस मानकर हम लोग अपोजिट पार्टी के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। सो दिस इज योर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं जहां पर 5 दूसरे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड इसी तरीके से हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फुल फ्लेजेड कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।